हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देखो क्वेश्चन क्या है। देयर वाज ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली व्हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सबसे ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाया था। तो ये कब हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? आपको पता है, यहाँ पे हमने हाई क्वालिटी के बीजों का और हाई टेक्निक का यूज़ करके और फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया था। ठीक है, तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया था, देखो 1966 का जो दशक था या टाइम था, जो ईयर थी, तो उस टाइम हमने प्रोडक्टिविटी जो है बहुत बढ़ाई थी। तो ये 1965-66 का जो दौर था, इस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन को बूस्ट मिला था। वैसे तो जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्हीं के टाइम पे ही इस पे चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, आपको पता है कौन सा था? जय जवान जय किसान का। ठीक है, लेकिन 1965-66 का जो पीरियड था उस पर बहुत ज़्यादा इस पर बूस्ट मिला। तो 1965 में जो बीज थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए कि इस टाइप के बीज होते हैं। ठीक है, इनको हम बोएंगे, बीजेंगे और हाई क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी हम अपने इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो और जो 65 में इंट्रोड्यूस हुए और 66 पे हमने इस पे रफ्तार पकड़ ली। ओके, तो राइट आंसर है इसका 1966। देखो, the introduction of high-yielding variety of Indian seeds after 1965 and the increased use of fertilizer and irrigation are known the collectivity as the Indian Green Revolution, which provides the increase in needed to make India self-sufficient in the food grain। तो ये आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हम फिर सेल्फ सफिशिएंट हो गए ग्रेन्स के मामले में। दी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो कौन सी थी? रॉकफेलर फाउंडेशन। ओके, एंड वाज बेस्ड ऑन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑन राइस एंड अदर ग्रेन that had been developed in Mexico and Philippines. The major benefit of Green Revolution in India were experienced mainly in northern and northwestern India between 1965 and early 1980 तक। ठीक है, तो आपने रॉकफेलर फाउंडेशन जो यूएसए की थी, उन्होंने भी जो बीज थे और फिलीपींस और मेक्सिको में भी ये बीज डेवलप किए गए। ठीक है, और जो वीट और राइस के थे वो किसने किए थे? वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसमैच्ड पेयर। तो देखो, टी आसाम में होती है, ये आपको पता है। ग्राउंड नट या मूंगफली जो होती है वो होती है ज़्यादातर साउथ वाले एरिया में, या फिर गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे मूंगफली ज़्यादा होती है, तो बिहार में नहीं होती है। तो ये मिसमैच्ड है। कोकोनट केरला बिल्कुल सही है। शुगर केन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। तो ग्राउंड नट इज मोस्टली ग्रोन एज द खरीफ क्रॉप, तो ये भी आपने याद रखना है। एंड कंट्रीब्यूट टू अराउंड 45% द टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द कंट्री। ग्राउंड नट इज ए पॉपुलर क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया, 4 पेनिनसुलर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। ठीक है, टुगेदर कंट्रीब्यूट ओवर 80% ऑफ एरिया प्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंड नट इज द कंट्री। तो 80% जो ग्राउंड नट होता है वो इन 4 स्टेट में ही होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी मैच जो है मैच करने हैं हमें क्रॉप्स और प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो देखो, टी असम में आपको पता है, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, ग्राउंडनट गुजरात में और एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं। ये आपको पता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन इज
तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो थी वो किससे रिलेटेड है? वो है ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो इससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन इज नॉर्मली रिलेटेड टू रियल एस्टेट एंड हाउसिंग इंडस्ट्री, हाउएवर इन एग्रीकल्चर एंड रेवोल्यूशन इज लिंक्ड इन टू कोकोआ। तो लेदर और कोकोआ से रिलेटेड, अगर लेदर भी ऑप्शन में आता है तो ब्राउन रेवोल्यूशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन ए कंसिडरेबल स्केल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक है, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी in agriculture by achieving timeliness in farms operation, bringing precision in maintaining and placement of inputs, reducing available inputs losses, increasing utilization efficiency of cost inputs, seed या chemical fertilization या फिर irrigation या water एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होते हैं स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, एनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन ए कंसिडरेबल स्केल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ प्लॉट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर या फिर बीटी कल्चर। तो इसका राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है जो हम वेजिटेबल या फ्रूट्स का जो कल्टीवेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी रेशम के जो मतलब सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनको पालना। ठीक है, या फिर रेशम पालन इसको बोला जाता है सेरिकल्चर को। एपीकल्चर ये होता है अंगूरों से रिलेटेड, अंगूरों की खेती। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। इंडिया इज एट द brink of a golden revolution in horticulture. India ranks first in the total production of coconut and areca nut in the largest producer processing consumer, the exporter of cashew nut in the world. ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, गोल्डन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन। तो कब स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? ये हुआ था 1960 में। ठीक है, तो 1960 में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था अभी 1960 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद 62 में इसको थोड़ा सा जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर आए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में किया। जैसे उन्होंने किसानों जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। लेकिन 1965 के बाद इसको बूस्ट मिला। फिर 1965 और 1966 में जब जो हमने पढ़े लास्ट क्वेश्चन में भी कि 1965 में जब उनको बीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और नई नई टेक्निक का हमने यूज़ किया, जब हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, तो वो दौर कौन सा था? वो था 1965 1966 का। ठीक है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड 1960। हाइब्रिड हाइल्डिंग वीट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1963 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। बोरलॉग हैज़ बीन हेल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
ठीक है। और इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो है MS स्वामीनाथन। द मेथड एडॉप्टेड इंक्लूड्स द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। ठीक है। और 1965 में 1966 में फिर इनका यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये इसका रीजन नहीं है लो प्रोडक्टिविटी का। देखो, productivity is actually a function of efficiency of effectiveness. These two are essential for an productive इंडस्ट्री के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ लो प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, अभी अभी गाँव में जो किसान होते हैं वो अभी भी जो ट्रेडिशनल हमारे फार्मिंग मेथड है उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो एग्रीकल्चर में बूस्ट नहीं मिल पाता है। तो लैक ऑफ एडिक्वेट मशीनरी, लैक ऑफ फाइनेंसिस फॉर फार्मर्स, तो ये सारे रीज़न बताए गए हैं। तो ये इनको आप एक बार पढ़ लेना, तो आपके लिए मेंस के लिए भी ये बेनिफिट रहेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर? जूट, कॉटन, रबर या फिर टी? तो इसका राइट आंसर है जूट। ठीक है। तो ये जैसे हम जो क्लॉथ्स होते हैं या फिर जो रोप्स वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। देखो, दिस रिच टेक्सचर ब्राउन पेपर इज मेड फ्रॉम मलबेरी टिश्यूज with bits of jute या और manila hemp scattered throughout the sheet। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज। तो क्या बोला जाता है? जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था, उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। ठीक है। रेशम के कीट पालन को बोला जाता है, रेशम के कीट पालन वो होता है सेरीकल्चर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। एपीकल्चर हमने देखा अंगूरों से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से देखा, और पीसी कल्चर जो है वो मछली उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है। फिश फार्मिंग से रिलेटेड है पीसी कल्चर। देखो, सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इसको बोला जाता है इज द rearing of silkworm for the production of raw silk। ठीक है। Although there are several commercial species of silkworm, Bombyx mori is the most widely used of the intensively studied। देखो, studied तो आपने ये इनमें से ये चीज़ याद रखनी है, ये आता है एग्जाम में। बॉम्बैक्स मोरी ये क्या है, किसकी ये प्रजाति है, तो ये है क्या? तो ये एक सिल्क वॉर्म की प्रजाति है। तो ये आपने याद रखना है कि बॉम्बैक्स मोरी क्या है, ये एक सिल्क वॉर्म है। ठीक है। तो इसके बारे में चाहे वो सिल्क वॉर्म हो या फिर जो हमने अभी पीछे पढ़ा जो बफेलो की ब्रीड्स थी उनके बारे में पढ़ा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो। ठीक है। तो ब्रीड्स के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉम्बैक्स मोरी क्या थी? वो सिल्क वॉर्म की एक प्रजाति है। ठीक है। तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।